Hello students, welcome to Urban English Academy. This is Bhavna Sharma. We are going to study here about grammar. IELTS के लिए grammar क्यों ज़रूरी है? Basically I know that students को grammar पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, especially IELTS वाले students के लिए. लेकिन ये वीडियो सिर्फ IELTS के टॉपिक को ही कवर नहीं करेगी. कोई भी अगर ग्रामर पढ़ रहा है तो उसके लिए सफिशिएंट है कि आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए. हाँ, बहुत डेप्थ में जाते हैं जो स्पोकन या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर रहे हैं तो हम उतनी डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, लेकिन येस जो सिंपल ग्रामर बेसिक्स हैं वो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे इसमें. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी आइल्स के बारे में डिस्कस कर ले. आइल्स क्या है और क्यों ग्रामर पढ़नी है. सो वी हैव आइल्स, IELTS. बहुत सारे बच्चे इसे आईलेट्स बोलते हैं पंजाब में. अगर आप आईलेट्स बोल रहे हो तो इसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? ILETS. इट्स नॉट आईलेट्स, इट्स आइल्स. सबसे पहले तो आप ये करेक्शन करो. उसके बाद नहीं बोल सकते, आइल्स नहीं बोल सकते हो, IELTS बोल दो. एटलीस्ट जो आप एग्जाम देने जा रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा सही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 60-70% बच्चों को गलत बोलते सुना. अभी है क्या? इट्स एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. जहाँ पे भी इंग्लिश जिन कंट्रीज़ में बोली जाती है वहाँ पे ये टेस्ट कंपलसरी है कि आप ये टेस्ट करके वहाँ पे आ सकते हो. लेकिन ये देखो कि ये टेस्ट किस चीज़ का है. इट्स एन इंग्लिश टेस्ट. तो आप क्या कर रहे हो? आइल्स के बच्चे ज़्यादातर फॉल कर जाते हैं कई बारी. कहाँ पे? एक बच्चे ने 15 डेज लगाए, उसके 7 बैंड्स आ रहे हैं. एक बच्चा 2 मंथ्स लगा रहा है, उसके 6 बैंड आ रहे हैं. एक 6 मंथ्स लगा रहा है, फिर भी उसके 6 या फिर 5.5 बैंड्स आ रहे हैं. व्हाट्स द रीजन इन दैट? डिफरेंस क्या है इन 3 बच्चों में? कई तो हफ्ते में ही पेपर दे देते हैं. वहाँ पे भी हमें आता है कि मैम उसने तो 15 दिन लगाए. फिर आपके पेरेंट्स बड़ा सुनाते हैं, वो वाले फ्रेंड ने तो 10 दिन लगा के कर लिया, आपने 10 इतनी देर हो गई, एंड सो मेनी थिंग्स. लेट मी सी हम कहाँ गलती कर रहे हैं. ये वाले बच्चों में क्या है जो आप ये स्टूडेंट्स में नहीं होता कि 2 मंथ्स लगा के भी 6 आ रहे हैं, 6 मंथ्स लगा के भी 6 और 6 पॉइंट. कई बार तो मेरे केसेस में आई हैव सीन 1 ईयर हो जाता है. कितने कितने अटैम्प्ट्स होते हैं? 10-12 अटैम्प्ट्स होते हैं. आई हैव इवन सीन स्टूडेंट जो मेरे इंस्टीट्यूट में आके बोलते हैं कि मैम हमने 10 बार ही पेपर दिया. इट्स ओके. सबसे पहले कुछ चीज़ें आप दिमाग में रखोगे क्लासेस लगाने से पहले कि इंग्लिश है, ये लैंग्वेज है. लैंग्वेज में कभी बुरा या अच्छा कुछ नहीं होता. आप इंटेलिजेंस नहीं हो कंसीडर कर सकते कि आप इंटेलिजेंट हो अगर आपको इंग्लिश आती है. आपको अगर उर्दू आती है, सपोज मैं आपको बोलूँ आप इंटेलिजेंट हो. अगर मैं यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस बोल रही हूँ, उसमें तेलुगु, मलयालम, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं, क्या आप मुझे इंटेलिजेंट कंसीडर करोगे? नहीं. सो इंग्लिश भी सेम ही है. इंग्लिश में हमें अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें दिक्कत क्या है? हम सीख सकते हैं. अब ये वाले स्टूडेंट्स में क्या था, शायद ये इनका जो बेस होगा वो इंग्लिश होगा. बेस आई एम टॉकिंग अबाउट स्कूल की बात कर रही हूँ मैं. अगर इनका इंग्लिश मीडियम स्कूल है और +2 तक बहुत अच्छी इनके टीचर्स भी इंग्लिश बोलते आ रहे हैं और ये इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं, इनको इंग्लिश आती है, ये लेवल 3 है ऑलरेडी, ये बच्चे को इंग्लिश आती है, इससे ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है. और ये 15 दिन सिर्फ आइल्स के पैरामीटर्स को देख ले, आइल्स की चीज़ों को देख ले, वो इजीली ट्रैक कर सकता है क्योंकि उसे सुनना आता है, उसे समझना आता है. अब इन बच्चों की बात करें, ये लेवल 2 है. हो सकता है ये भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो, लेकिन इंग्लिश का बेस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है. सपोज स्कूल में इनके 50 या 45% से ऊपर कभी मार्क्स नहीं आए तो ये दिक्कत आएगी. यहाँ पे क्यों दिक्कत आएगी? या तो हमने इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया, या हमें टफ लगती थी, या हमें समझ नहीं आती थी. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हमारा इंग्लिश में लैक करने के. तो ये बच्चा नॉर्मली 40 to 45% वाले स्टूडेंट अगर इंग्लिश में मार्क्स, अगर दे आर डूइंग देयर आइल्स एग्जाम, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? वहाँ पे हमें 3 to 4 मंथ्स की प्रैक्टिस लग जाती है. क्यों लग जाती है? आप ये देखो, ये बच्चे का +2 का लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश प्रॉपर था. ये बच्चे को इंग्लिश पढ़नी तो आ रही है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग वीक है. अंडरस्टैंडिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. आई एम नॉट राइटिंग दैट करेक्ट ऑन द बोर्ड. रीज़न इज़ कि हम सिर्फ एक बार ही गो थ्रू हो रहे हैं. तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी. पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत सारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स के हमें मीनिंग नहीं आते. देन वी कैन फॉल. तो यहाँ पे नॉर्मल है 3 to 4 मंथ्स लगाना. रादर ये कहना कि मेरे फ्रेंड ने 15 दिन में दिया था, मैं भी दे दूँ. इट्स ओके, उसे इंग्लिश आती थी, आपको नहीं आती. और इसमें आप कोई बुरी बात नहीं है. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप सीख सकते हो, अभी भी सीख सकते हो. और अगर सीखने के बाद नहीं आए तब मैं सोच सकती हूँ हाँ ठीक है हमारा बेस वीक है, या हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हमारे दिमाग कम है, तब सोच सकते हैं. वैसे ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर प्रॉपरली थरली पढ़ोगे, इंग्लिश को समझोगे, आइल्स को नहीं. अगर इंग्लिश आती है तो आइल्स का कोई भी एग्जाम इंग्लिश का आप क्रैक कर सकते हो. नेक्स्ट वे कम विद दीज स्टूडेंट्स जो 6 मंथ या 1 ईयर लगा के भी प्रॉब्लम में है.
अगर ये ग्रामर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, आज का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। इनको भी इनकी प्रैक्टिस अगर रेगुलर हो रही है 3 to 4 मंथ्स और ग्रामर पे इतना ज़्यादा नहीं आ रहे तब भी इट्स ओके फाइन, दे कैन डू ऑल्सो। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, ये बच्चा अगर 7 का कैलिबर रखता था ये 6.5 पे रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जितनी इंग्लिश आती थी उसी से उसने पेपर क्रैक कर लिया। ये बच्चे का अगर देखें, मैंने 7 यहाँ पे लिखा था मैक्सिमम, अगर इसका 7 ऑलरेडी बेस है तो 7.5 पे जा सकता था। 45 3 to 4 मंथ्स या 5 मंथ्स लगा के अगर कोई बच्चा क्रैक कर रहा है तो वहाँ पे क्या है, ग्रामर पे फोकस नहीं किया, बेसिक्स पे आए नहीं, सीधा प्रैक्टिस शुरू कर दी रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग की। वहाँ पे क्या होगा, ये बच्चे का अगर स्कोर देखें तो 5.5 या 6 तक रह जाता है। रीज़न इज प्रैक्टिस से मार्क्स बढ़ गए। आप रेगुलर कोई भी चीज़ करो, आप एक डांस स्टेप भी डेली कर रहे हो तो वो मूवमेंट भी आपकी आफ्टर वीक और सो परफेक्ट हो जाती है। तो सिमिलरली इट्स अ प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम, लर्निंग नहीं चाहिए इसमें, आपको पैसे से कुछ लर्न करके जाके पेपर नहीं देना, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की। लेकिन इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पे तो हम आए नहीं, प्रैक्टिस कर करके हम शायद 6 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन टाइम देखो कितना लग रहा है फिर यहाँ पे। उसके बाद आते हैं थर्ड लेवल, 0 लेवल स्टूडेंट्स। 0 लेवल स्टूडेंट्स कौन से हैं? जिन्होंने कभी भी इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, स्पेशली पंजाबी या फिर विलेज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही आपकी कोई गलती थी, आपको क्यों इंग्लिश नहीं आती, आपको एक्सपोजर नहीं मिला, आपके पास फैसिलिटीज़ कम थी इसलिए हमें उतना इंग्लिश नहीं आता। लेकिन एक मान के चलो, अगर अब करियर बना रहे हो, अब अगर बाहर जाना है, गोल पक्का है, तो एटलीस्ट बेसिक से और प्रॉपर मन से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ताकि आप इन लेवल तक पहुँच पाओ। इन्होंने 10 या 12 साल लगा के इंग्लिश सीखी है, इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो बेसिक आता है, आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं दिया, आपने सिर्फ क्रैमिंग कर करके पेपर पॉइंट्स पे 33% मार्क्स से क्रैक किया होगा शायद, या फिर उससे भी कम। या फिर हमें समझ पढ़ने में भी दिक्कत आती है। अब कोई भी स्टूडेंट ये सोच के मत चलोगे कि आप पढ़ना भी नहीं आता तो मैम आइल्स कभी नहीं होगी, दैट इज़ रॉन्ग बिलीव, ऐसे नहीं होता। 0 वाले बच्चे भी 6.5 7 तक जा सकते हैं ईजिली। चाहिए क्या, प्रॉपर पैटर्न और डेडिकेशन। ये सोच रहे हो कि आज बोरिंग लग रहा है कल पढ़ लेंगे और सीधा जाके इंस्टीट्यूट बदल बदल के पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो कोई जहाँ मर्जी चले जाओ, कोई नहीं पढ़ा सकता, इवन मैं भी नहीं पढ़ा सकती अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू स्टडी हियर, ये 33% वाले बच्चे को क्या करना पड़ेगा, इसको फर्स्ट क्लास से इंग्लिश सिखानी है, तो सोच के चलो इतनी जल्दी आ जाएगी। एक बच्चा +2 लेवल की इंग्लिश ऑलरेडी सीख के आया, बोलनी पढ़नी, और ऐसे तो कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे आप खुद से पूछो जो चीज़ आपको नहीं आती। अगर मैं आपको टॉर्चर करूँ कि सुनाओ बताओ क्यों नहीं आ रहा, क्यों पेपर नहीं दे रहे, तो आपको कैसे फील होगा? यू फील लाइक कि मुझे तंग किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। तो यही मैं आपसे बात कर रही हूँ, खुद को टॉर्चर मत करो, खुद को तंग मत करो, पढ़ो, पहले बेसिक्स पे आओ, अपने आप पेपर क्रैक होगा। जस्ट हैव अ फेथ ऑन यू। सो दिस वर द 3 थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं। हर बच्चे को पता होता है हम किस लेवल पे हैं। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना, डोंट चीट योरसेल्फ। अगर आपको नहीं आता तो बी वेरी ऑनेस्ट, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और सीखने जाओ। ये मत बोलो कि ठीक है कोई बात नहीं, रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ से पूछ के पेपर दे देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास कि मैम पूछ लेंगे, वहाँ से रीडिंग पूछ के कर लेंगे, लिसनिंग पूछ के कर लेंगे, राइटिंग का क्या करोगे, स्पीकिंग का क्या करोगे, कांट डू एनीथिंग। सो मेक श्योर अगर बेसिक से कर रहे हो तो ये जो इतना 15 दिन का टाइम था, हाँ 15 दिन तो नहीं लगेंगे क्योंकि आप कितने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो वो बहुत मैटर करता है। कई बार क्या होता है, 3 महीने एक इंस्टीट्यूट में लगाए, समझ नहीं आया, फिर कहीं और चले गए, लगाए, समझ नहीं आया, ऐसे करते करते साल 2 साल हो जाते हैं। आप ये देखो आपका करियर खत्म हो रहा है, आपका गैप बढ़ता जा रहा है, +2 के बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद गैप बढ़ता जा रहा है, आज का पेपर एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास स्टूडेंट था 10 टाइम्स एग्जाम दिया हुआ था, पता नहीं कहाँ से पढ़ा था, कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे, प्रॉब्लम कहाँ थी? और टीचर्स क्या कह देते हैं जब बैंड्स नहीं आते, ग्रामर तो आपकी थी नहीं, ग्रामर खराब है, तो क्यों ना पहले वहीं से शुरू करके फिर आगे चलते। सो लेट्स सी, आज हम ग्रामर के ऊपर ही फोकस करने जा रहे हैं, बेसिक्स के ऊपर। अगर इसे कवर कर लोगे तो ये देखो ये सब्जेक्ट आ रहा है आपको, अगर ये आ रहा है तो आइल्स अपने आप से क्रैक होगी। आइल्स के ऊपर इतने ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि समझ पा रहे हो इंग्लिश में लिखा क्या हुआ। So let's start with the grammar. So ग्रामर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लें कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है। इंग्लिश बेसिकली व्हाट वी हैव इन इंग्लिश 26 लेटर है, बेसिक सा पता है आपको। कौन से लेटर्स हैं जी? A to Z।
जेड भी बोल देते हैं, जी भी बोल देते हैं, एडवांस्ड इंग्लिश है। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का कम्बिनेशन होता है, तो प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकती है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोनाउंसिएशन हमने खुद ही बनाई होती हैं, तो एक बार ये वो चेक कर लेना ज़्यादा बेटर होता है। तो A to Z बेसिकली हमारे पास 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, जो मर्जी बोल सकते हो। अभी लेटर्स दीज आर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स क्या हैं? A, E, I, O, U। और कॉन्सोनेंट्स जो बचे, दैट इज दीज आर 5 वाउल्स एंड 21 क्या होता है हमारे पास कॉन्सोनेंट, जैसे B, F, G, L, M, ये सारे जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। है क्या ये वाउल्स और कॉन्सोनेंट? जैसे हर लैंग्वेज में मात्राएं हैं। हिंदी की अगर आप कोई भी वर्ड बनाने चाह रहे हो, अगर आप सपोज बना रहे हो इफ़ आई से कर, कर क्या होता है? कर, कोई काम कर। अगर मुझे इसे किसी वर्ड में चेंज करना है तो हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, दैट इज़ कार। और सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं CR लिख दूँ तो वो क्या है? डजंट मेक एनी सेंस। तो क्या बनाना पड़ेगा? कार। सो अगर हमें वर्ड्स बनाने हैं लेटर से, नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास बनता है वो क्या है? वर्ड्स। और वर्ड्स कैसे बनते हैं? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब इसके आगे देखें, वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करें तो व्हाट आर वर्ड्स? हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो कोई अपनी मदर लैंग्वेज से इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हैं। हम बेसिकली अगर तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश सुनते हो, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हो, पढ़ते हो, कई बच्चे बहुत इंग्लिश फ्लो में बोल लेते हैं। कई बार वो कमेंट्री देख रहे होते हैं, सिर्फ क्रिकेट देख रहे हैं और उनको पता नहीं होता उनका एक्चुअली जो लैंग्वेज ऑफ बेस ऑफ लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो रहा है। ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं वर्ड्स हमें कई बार बिना मीनिंग जाने। लेकिन ऐसा दिस इज़ नॉट ऑलवेज राइट टू लर्न। हाँ, कुछ पर्सन नेचुरली लर्न हो रहा है तो वो ठीक है, लेकिन कोशिश हम ये करें कि हम कौन सी थ्योरी पे आते हैं। अब अगर वर्ड्स हमें समझ नहीं आए तो कोशिश ये करें कि हम अपनी लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। ट्रांसलेट एज इन, कार को कार ही कहते हैं इंग्लिश में, तो कार कार ही रहेगी। अब इंग्लिश सीखने का फर्स्ट स्टेप दैट इज़ वर्ड्स। बिना वर्ड्स के हम आगे नहीं चल सकते, चाहे वो हिंदी हो चाहे पंजाबी हो। जब आप छोटे थे तो व्हाट यू डिड, आपने क्या शुरू कर दिया? सेंटेंसेस बोलने शुरू कर दिए थे? नहीं, आप क्या बोलते थे? मम्मा, पापा, कार, छोटे छोटे वर्ड्स बोल पाते थे और उनके अपनी तरफ से जैसे भी टेढ़े मेढ़े सेंटेंसेस बना के आप अपने आप को एक्सप्रेस कर देते थे। यहाँ पे भी वही है, सेम आप अपने आप को छोटे लेवल पे, जूनियर लेवल में कंसीडर करो जहाँ पे आप लैंग्वेज सीख रहे थे। पैटर्न वही है, कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। बस ये वहाँ हम बिना स्कूल जाए सीख लेते हैं क्योंकि हमें एक ही लैंग्वेज का एक्सपोजर मिल रहा है। अगर आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोल रहे होते तो आप इंग्लिश बोल रहे होते आज भी, ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने सीखा क्या सबसे पहले? वर्ड्स। तो वर्ड्स के अगर आए, अगर आपने जो हिंदी, जितने आपको हिंदी पंजाबी के वर्ड्स आते, कोशिश करो ट्रांसलेशन पे आओ, कन्वर्जन करते जाओ उन वर्ड्स की। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, सीधा सेंटेंसेस पे नहीं आ सकते। लेट्स सी, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, ये तो क्लियर हो गया वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वर्ड्स को अगर देखें तो एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं, वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है, हिंदी में मैं यही बोल रही हूँ कि वह बहुत चालाक है। अब ये तो चलो मुझे इतना कन्वर्ट तो करना नहीं आता सेंटेंसेस, मुझे चालाक की इंग्लिश अगर पता करनी हो तो क्या हो सकता है? इफ यू से क्लेवर, कनिंग। अब आपने क्या किया? आप चालाक वर्ड बोल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, सेल फोन्स हैं हर दिन हाथ में, स्मार्टफोन्स हैं, तो वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लो। क्या करना है? चालाक हिंदी में लिखो, पंजाबी में लिखो, कौन सी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो उसे कन्वर्ट करके देखो क्या वर्ड आ रहा है। कनिंग। कोशिश ये करो जो लैंग्वेज आप बोलते हो, जो वर्ड्स आप ज़्यादा यूज़ करते हो, उनको पहले ट्रांसलेट करना शुरू करो। क्यों? क्योंकि आपको वर्ड्स, अगर आप हिंदी पंजाबी या किसी भी अपनी मदर लैंग्वेज में बोल रहे हो तो आप इंग्लिश में ईजिली उसे फिट कर पाओगे। होगा क्या जब आप ये बोल रहे हो वह बहुत चालाक है, मैंने किसको बोला? वो लड़की ना बड़ी चालाक है, वो फ्रेंड मेरी बड़ी चालाक है। चालाक के बजाय मैंने क्या बोल दिया? वो ना बड़ी ज़्यादा कनिंग है। अब कनिंग वर्ड अपने आप से आ गया, क्या होगा? धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा, कनिंग ही रह जाएगा। और अगर हम वर्ड्स की बात करें तो आपको सर्वाइवल के लिए बेसिकली 3000 वर्ड्स आने चाहिए। अगर आपको 3000 वर्ड्स आते हैं तभी आप आगे जाके इसकी थ्योरी, आपका बेस ऑफ जो इंग्लिश का है वो इम्प्रूव होगा। अब बात है आइल्स में क्या रोल प्ले करता है।
सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, कौन से मॉड्यूल में? रीडिंग में। रीडिंग क्या कर रहे हो, एक बहुत लंबा टेक्स्ट पढ़ रहे हो जो किससे बना है, वर्ड से। अगर वर्ड्स ही नहीं आते और वर्ड के मीनिंग्स हमें नहीं आते, कई बार क्वेश्चन, और ये ध्यान रखो जहाँ पे भी रीडिंग टेक्स्ट डिफिकल्ट होगा या कोई ऐसा वर्ड लिखा होगा जो आपको समझ में नहीं आता, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आता है। तो हमें फोकस कहाँ पे करना है, डे 1 से यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्ड्स। ऐसे ही नहीं याद होंगे, कोशिश करो अगर आप रीडिंग सॉल्व कर रहे हो या कोई रीडिंग नहीं भी कर रहा, कोई अपने लिए इंग्लिश सीख रहा है, तो कोई टेक्स्ट पढ़ो। टेक्स्ट या तो बुक्स में से पढ़ सकते हो या फिर सिंपली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। वहाँ पे जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको धीरे धीरे लिखो, ये नहीं होगा एकदम से आएगा। हाँ, बहुत टीडियस प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, लेकिन कोई और रास्ता हमारे पास है नहीं अगर आपको करेक्ट इंग्लिश सीखनी है। तो वर्ड्स 3000 वर्ड्स लर्न करने के लिए डेली के एटलीस्ट 5-6 वर्ड सिंपल से स्टार्ट करो जो आपको समझ में आ रहे हैं। वहाँ से शुरू करते करते अपने आप डिफिकल्ट पे आ जाओगे, कन्वर्जन पे आओ, ट्रांसलेशन आओ। बहुत सारे आपके पास चीज़ें होंगी, अब नाउन सबसे पहले सीख सकते हो। आपके पास स्कूटर, बाइक, ये सारी चीज़ें हैं, उनके क्या नेम्स हैं। जिस चीज़ का आपको नाम नहीं पता, अगर कोई आप कटलरी की बात कर रहे हो, आप नॉर्मली बोल रहे हो कि यूटेंसिल्स, बर्तन है, अब आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो क्या बोल दो, कटलरी बोल दो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज के, जो भी आपकी मदर टंग है उसकी लैंग्वेज के वर्ड्स को हम चेंज कर रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, पहला स्टेप है टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि वर्ड्स की नॉलेज हमें बढ़ानी है। और रीडिंग की अगर बात करें, आयल्स में अगर बात करें, डेली आपको पता नहीं कितने वर्ड्स ऐसे आएंगे जो नहीं आएंगे। नो डाउट बहुत स्लो होगा, बहुत धीरे लर्न होगा, या आपका टाइम लगेगा। मैंने वो 3rd लेवल समझाया था जो सबसे बेसिक वाले बच्चे हैं, वो उसमें से क्या पता किसको चेयर का मीनिंग भी ना पता हो, बहुत लेवल। और इसमें ये नहीं कि हमें बहुत शर्म आनी चाहिए, मैम ये नहीं वर्ड हमें पता, नहीं पता तो इट्स ओके, अब सीख लो, अब कौन सा टाइम निकला जा रहा है। तो रीडिंग जब आप कर रहे हो तो रीडिंग में कोशिश करो जो वर्ड्स नहीं आते अपने क्लास टीचर से पूछ लो। हाँ, बीच में मत पूछो, एक दिन पहले उसकी वोकैबुलरी चेक कर लो, देख लो वो क्या रीडिंग है। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो यू गेट द वोकैबुलरी एंड उसको आप अच्छे से पहले एक दिन पहले पढ़ो, उसके बाद रीडिंग सॉल्व करो, देखो कितना वेरिएशन आ रहा है। अब सारे वर्ड्स याद रहेंगे नहीं, सारे वर्ड्स नहीं याद रहेंगे, लेकिन जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं एक टेक्स्ट में, दूसरे टेक्स्ट में, तीसरे टेक्स्ट में, वो आपको याद आएंगे। एक सिंपल से अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था, एक सिंपल सा वर्ड आ गया माइजर। अब मुझे माइजर का वर्ड नहीं पता और मैंने छोड़ दिया, और उससे नॉर्मल वर्ड पे आते हैं प्रॉबेबली। प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब प्रॉबेबली का मुझे मतलब नहीं पता था, मैं आगे चल रही हूँ, डेली वही कर रही हूँ और 3-4 बार वही आ रहा है। प्रॉबेबली का मतलब है शायद, और शायद वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। आज भी नहीं देखा, 4 दिन बाद भी नहीं देखा, वहीं घूमते रह जाओगे, इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। वो फिर 10 बार ही एग्जाम देने वाले बच्चे कौन से होते हैं कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि ध्यान ही नहीं दिया कहाँ पे फोकस करना था। सो वर्ड्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉट ओनली आयल्स बट टू लर्न इंग्लिश। चाहे कोई भी इंग्लिश सीख रहा है बिना, अब मैं आपको तमिल में या किसी और लैंग्वेज में आपको हेलो गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आएगा, क्या करोगे, क्या बोल रहे हो। उसी तरीके से अगर इंग्लिश में कोई वर्ड आपको कोई सुन रहा है या पढ़ रहे हो तो वो आपको टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं पता उसका। तो उसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल वे यही है कि ट्रांसलेशन पे आओ, और जितनी जल्दी आप उस चीज़ की आदत डाल दोगे, मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगी जिससे आप इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे, और जिनमें ईजी होता है। एक तो बता दी गूगल ट्रांसलेटर, एक और डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज मैगटैप। इसमें एक बार ही चेक कर लेना, MEGG होगा शायद, मैगटैप। मैगटैप कौन सी एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको पिक्चर्स में वर्ड्स के मीनिंग नजर आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो फोकस ऑन योर वर्ड्स वोकैबुलरी एज वेल। इसको थोड़ा सा अगर देखें तो अगर आप 5 वर्ड्स भी 1 वर्ड इंटू 30 कर रहे हो, एक दिन में 1 वर्ड कर रहे हो तो 30 दिन में कम से कम 30 तो याद हो रहे हैं। लेकिन आप कोशिश करो कि आप 10 वर्ड करते जाओ, और अगर देखें तो आपको मंथ के कितने वर्ड्स याद हो जाएंगे, 300 के 300 तो नहीं याद रहेंगे, लेकिन शायद उसमें से 150 वर्ड की रिकॉग्निशन आपको होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी हमें क्या करना है। वर्ड्स लर्न करने के लिए मेक श्योर हिंदी या अपनी मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन ज़रूरी है। जो वर्ड्स रोज़ बोल रहे हो, चीज़ों को जो देख रहे हो, उसको ट्रांसलेट करते जाओ, और कोशिश करो उनको सेंटेंसेस में यूज़ करो। जो भी पढ़ रहे हो, बुक्स, न्यूज़पेपर, 5 to 10 वर्ड्स उनमें से निकालो और उन्हें लिख के कोशिश करो अपनी लैंग्वेज डेली में यूज़ करो। अब मैं बोल रही हूँ एक सिंपल सा वर्ड मुझे यूज़ करना है, वो ना जानबूझकर मुझे तंग करता है। अब सारा हिंदी था, जानबूझकर क्या है, वो ना डेलिबरेटली ऐसे करता है, क्या हो गया, जानबूझकर के इंग्लिश लगा दी, तो अपने आप वोकैबुलरी अपलिफ्ट हो रही है और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सही हो रही है। सो लेट्स मूव ऑन। अब वर्ड्स की बात आ जाता है, देन वी हैव वर्ड से क्या बनाते हैं हम,
phrases, clauses, sentences. sentences को जोड़ते जाओगे तो आगे क्या बनता जाएगा? पैराग्राफ. पैराग्राफ से क्या बन जाएगा? ऐसे, या फिर कोई आर्टिकल, या फिर बुक. फ्रेज क्या है? अब इन तीनों चीज़ों को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आगे जाके नो डाउट हम इस डिटेल में जाएंगे कि क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होता है. लेकिन फॉर द टाइम सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन के लिए तीनों चीज़ें क्या हैं? फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जिनकी अपने आप में कोई सेंस होगी नहीं, ज़्यादा सेंस नहीं बनाते ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो भी हैं किसी भी सेंटेंस में. फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ एट द ऑफिस. क्या एट द ऑफिस? ये क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेज है. एट द ऑफिस अगर लगा के चले. मैं बोल रही हूँ ऑल एंड ऑल. क्या है? व्हाट इज़ दैट? एक थ्योरी अगर हम याद रखें तो इंग्लिश में लैंग्वेज थ्योरी, अगर सेंटेंसेस की थ्योरी क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो अगर सिंपली देखें, इजी तरीका क्या है फ्रेजेस को देखने का? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा. सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा वर्ब आता है, ये ध्यान रखना है. तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होगा. सब्जेक्ट क्या है एक बारी थोड़ा सा बता दें, फिर देखेंगे डिटेल में सब्जेक्ट क्या होता है. जो काम कर रहा होता है, डूअर. कोई भी चीज़, कोई भी, सपोज मैं अब पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट. टीचर पढ़ा रही है, टीचर काम कर रही है, तो टीचर क्या है? सब्जेक्ट. अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, काम कौन कर रहा है? बच्चे. स्टूडेंट्स आर सब्जेक्ट. सो बेसिकली सब्जेक्ट क्या है? जो काम कर रहा है. तो अगर उसके बाद पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या था? वर्ब. वर्ब की अगर बात करें तो फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता. ये 3-4 वर्ड्स मिलके सेंस, लिटिल सेंस बना रहे होते हैं. एट द ऑफिस. ऑफिस में क्या? ऑफिस में आगे पीछे कुछ नहीं है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है. हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये फ्रेज है. नेक्स्ट वी हैव इज क्लॉजेस. अब क्लॉजेस क्या है? इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा. इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा. जैसे मैं बोल रही हूँ ही प्लेज, दिस इज अ क्लॉज. ही के साथ ये हमारा सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब है. दिस इज सिंपली अ क्लॉज. अब सेंटेंस पे आते हैं, फिर इसके ऊपर आती हूँ. सेंटेंसेस में क्या होगा? पैराग्राफ और ऐसे बता दिया कि ऐसे भी बन सकते हैं, पैराग्राफ भी बन सकते हैं. लेकिन सेंटेंसेस की अगर बात करें तो इसमें एक भी क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट करके फुल स्टॉप पे ख़त्म करते हैं, वो हमारा सेंटेंस है. सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें हैं. अब कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें भी कॉम्बिनेशन है, इसमें भी कॉम्बिनेशन है. तो डिफरेंस क्या है? ये सेंटेंस नहीं है. अगर इसमें सब्जेक्ट वर्ब, ये सेंटेंस कंसीडर कर सकता है. हाँ ठीक है, वह खेलता है. क्या खेलता है? ऐसे पूरा करना पड़ेगा. अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये भी एक सिंपली ही प्लेज एनीथिंग, फुटबॉल. सिंपल सा सेंटेंस लेके चलते हैं. सो ही प्लेज फुटबॉल. सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी है, इसमें भी क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसमें 2 टाइप्स हैं. कंप्लीट सेंस जो अपने आप में पूरा मीनिंग बना रहा है, कैपिटल से स्टार्ट होके और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, वो मेरा सेंटेंस है. ये ध्यान रखना. इसमें क्या होगा? इसमें अगर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाते हैं क्लॉजेस में, डिफरेंस क्या है दोनों में भी आपको देखना पड़ेगा. दैट इज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. 2 तरह के क्लॉजेस होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. यह जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में साफ साफ लिख देती हूँ. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्या होता है? आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब आप कंप्लीट नहीं हो भी, आप उनसे पैसे लेके अपनी लाइफ जी रहे हो. अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्या होगा? खुद से अर्न करोगे, मतलब आप जब पूरी तरह से अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी सकते हो, तो तब क्या हो? इंडिपेंडेंट. मीनिंग्स हमें पता है, तो वही मीनिंग्स यहाँ आ जाता है. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो. और इंडिपेंडेंट क्या है? जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है. हम ये भी बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ सेंटेंस. सेम होगा. अगर कोई, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसे हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों लेके चल रहा है. अगर डिपेंडेंट की बात करें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
डिपेंडेंट अगर हम देखें, ही सेड, व्हाट ही सेड he would help me. उसने कहा he would help me. अब देखें he said सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब है. he would help me ये कंप्लीट सेंस बना रहा है, वो मेरी हेल्प करेगा. he said उसने कहा. अब ये क्या कहा, ये इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज. जब भी 2-3 सेंटेंसेस, जैसे हम डिटेल में बात में करेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि वर्ड्स के बाद हम क्या क्या बना सकते हैं, फ्रेजेस बना सकते हैं, क्लॉजेस बना सकते हैं और सेंटेंसेस बना सकते हैं. हमें यहाँ तक जाना है. वहाँ पर जाने के लिए ये तीनों चीज़ें हमारे एक सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, और वो पूरा एक, जब इन दोनों का मिक्सचर हो जाए तो वो पूरा सेंटेंस कहला सकता है. सो इन सीखने के लिए, इस पूरे पैटर्न को सीखने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग. अभी हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. आई होप दिस मच इज क्लियर. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग. थोड़ा सा अब ग्रामर का हमने ये देख लिया, वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसके बाद हमारे पास सेंटेंसेस कैसे बनेंगे. अब ग्रामर पे थोड़ा सा आ जाते हैं. अब ये क्या किया मैंने, वर्ड्स तो देख लिए मैंने. अभी सेंटेंस बनाया था ही सेड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो समझा दिया. अब ये क्या था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. वर्ड को अगर सीधा लिख लोगे, जैसे मैंने फ्रेज बनाया एट हिज ऑफिस, उसमें ग्रामेटिकली क्या लगाया क्या नहीं लगाया, वो अपनी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. तो वर्ड्स आर लाइक एक तरह के ब्रिक्स हैं. जितनी ज़्यादा आपके पास ब्रिक्स क्या होती हैं, ईंटें, घर कैसे बनाते हो, ब्रिक्स और सीमेंट का मिक्सचर होता है. सीमेंट के बिना घर बना, अगर आपके पास ब्रिक्स नहीं है तो घर बना सकते हो, अकेला सीमेंट ले आओ, नहीं. अगर आपके पास बहुत सारा ब्रिक्स हैं लेकिन सीमेंट नहीं है तो बना सकते हो घर, नहीं. सिमिलरली अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड्स तो हैं लेकिन ग्रामर नहीं है, ग्रामर क्या है फिर, ग्रामर इज लाइक अ ग्लू और अ सीमेंट. जॉइन कैसे, वी हैव डन A to Z words, then sentences के 3 parts, phrases, clauses and sentences. कोई भी चीज़ है, अगर आपको कोई भी चीज़ ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. ये स्टेप तो मुझे लगता है आप लोगों ने क्लियर करा हुआ है, A to Z आपको आता है. अब आ गए वर्ड्स मैंने बता दिया कि कैसे लर्न करो धीरे धीरे. इट्स नॉट अ इम्पॉसिबल टास्क कि आप वर्ड्स नहीं लर्न कर सकते, लेकिन ये नहीं आता तो यहाँ मत जाओ. अगर यहाँ नहीं जा रहे तो आइल्स पे भी मत आओ. फिर आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट थिंग इज़ कि आप खुद को इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हो कि आइल्स हमारी लाइफ है. मैंने बच्चों को रोते हुए भी बहुत देखा है. तो उस चीज़ से पहले एटलीस्ट हम प्रॉपर मेथड से चलेंगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ये दिमाग में लेके चलो. तो वर्ड्स हमने कर लिए, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस बनेंगे. सेंटेंसेस अगर आ गए बनाने तो क्या रह गया, ऐसे ही है. अगर आपको सेंटेंसेस भी आते हैं तो आप रीडिंग भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. लेकिन रीडिंग में एक लाइन ही लिखी हुई थी क्वेश्चन में, वहीं से हमें समझ में नहीं आया. वहाँ पे लिखा हुआ था रॉडेंट, क्या होता है रॉडेंट हमें नहीं पता. पीछे लिखा हुआ रैट, उसका ही सिनोनिम लिख दिया, रॉडेंट तो नहीं आता. तो मेक श्योर सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग्स, सिमिलर मीनिंग्स. इट्स नॉट सेम मीनिंग्स, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स भी हमें पता होने चाहिए. अगर एक वर्ड पता है, मैंने क्लेवर और कनिंग बोला अभी, क्लेवर चालाक, कनिंग भी चालाक. डिफरेंस क्या है दोनों में. क्लेवर हम इंटेलिजेंट को भी बोल देते हैं कि वो तो बड़ी क्लेवर है, उसका बड़ा दिमाग चलता है. कनिंग हम नेगेटिव वे में बोल रहे हैं. तो वर्ड की पर्टिकुलर नेचर होती है, उसे भी हमें समझना चाहिए. अगर हम वर्ड्स को थोड़ा सा और देख लें, क्यों वर्ड्स के ऊपर मैं इतना एम्फोसिस कर रही हूँ, क्योंकि यहीं से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं. तो वर्ड्स को लर्न करने के लिए हमने देख लिया कि ट्रांसलेशन थ्योरी पे चले जाएं. उससे अलावा और क्या करना होता है, उसकी नेचर भी देखनी ज़रूरी होती है. हर वर्ड ऐसे ही नहीं लगा दोगे जहाँ पर भी दिल किया. जैसे क्लेवर, वो बड़ी, मैंने किसको बोलना था, वो बड़ी ज़्यादा ना क्लेवर इन द सेंस कि वो बड़ी तेज़ी से काम करती है, दिमाग बड़ा शार्प है. और वहाँ पर मैंने बोल दिया कनिंग, इट विल नॉट मेक एनी सेंस. अगर सपोज मैं बोल रही हूँ मैं बिगनर हूँ इंग्लिश में, अभी मैं सीख रही हूँ, तो फाइन. अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं ना नोवाइस हूँ. नोवाइस सिनोनिम है बिगनर का. नोवाइस का मतलब होता है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं मानता और अपने आप के लिए नेगेटिव है. अब नोवाइस और बिगनर हैं तो काफ़ी हद तक सिमिलर, लेकिन यूज़ कैसे होंगे
ये डिपेंड करता है। तो वही चीज़ हमें इसमें भी ध्यान रखना है कि वर्ड्स के साथ उसकी नेचर। अब नेचर कहाँ से पढ़ते हैं मैम, कहीं से नहीं पढ़ सकते। जैसे जैसे आप टेक्स्ट रीड करते जाओगे वैसे वैसे आपको वर्ड्स की नेचर समझ आती जाएगी कि न एक वर्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसकी न्यूट्रल सेंस है, मतलब वो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव दोनों में आ सकता है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे इंग्लिश पढ़ते जाओगे वैसे वैसे उसकी सेंस पे आते जाओगे। सो सेंटेंसेस भी हमें समझ आ गए। ये फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस वाला कॉन्सेप्ट हम डिटेल में बाद में करेंगे। जितना मैंने बताया फिलहाल कि आप उतना रिटेन कर पाओ। एकदम एक दिन में सब कुछ नहीं आ जाएगा, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न। अब वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड्स तो हम आ गए मैम, वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन वर्ड्स। वर्ड्स से सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, क्या और चीज़ चाहिए। वर्ड्स को फिलहाल के लिए आप घर बना रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत सारा सीमेंट ले आओ, बना लोगे घर? नहीं। बहुत सारी ब्रिक्स ले आओ, बना लोगे घर? नहीं। लेकिन दोनों चीज़ें चाहिए ना। तो वर्ड्स क्या हैं हमारी, ब्रिक्स, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, ग्रामर, जिससे क्या बनेगा, इक्वल टू, और या हम इसका रिजल्ट बोलें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेंटेंसेस। अगर सेंटेंसेस आ गए तो ऐसे वाला कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। अगर सेंटेंसेस आ गए तो रीडिंग पढ़ने के बाद उसकी अपनी लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन और ब्रेन को समझाने में ईजी होगा। सो वर्ड्स अगर आते हैं तो ग्रामर क्या है, इज लाइक अ सीमेंट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा, सेंटेंस। हमें वर्ड्स पे नहीं रहना, हमें सेंटेंसेस पे भी आगे जाना है। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। अब ये है बेसिकली सेंटेंसेस तक पहुंचने के लिए ग्रामर हमारा क्या रोल प्ले करती है, इसलिए ग्रामर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सिर्फ यहाँ पे ग्रामर नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में ग्रामर चाहिए। वो हम देखते हैं ग्रामर का, थोड़ा सा ये देख लेंगे कि ग्रामर में अब पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन ग्रामर। सारे टॉपिक्स कवर करने हैं या फिर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। मैम आप इतने लेक्चर्स पढ़ा के हमें बोर तो नहीं कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही पढ़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी हम कुछ भी नहीं करेंगे आयल्स के लिए। और बेसिकली मैं बार बार ये बोल रही हूँ, आयल्स मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे आयल्स पढ़ने के लिए आए हो, लेकिन अगर कोई स्पोकन कर रहा है या अदरवाइज इंग्लिश सीख रहा है तो उसके लिए भी परफेक्ट इतने लेक्चर्स इनफ हैं। अब आते हैं ग्रामर के ऊपर। बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, डिटर्मिनर्स, पता नहीं क्या क्या। मैम ये आपने फ्रेजेस, क्लॉजेस नया ऐड कर दिया, हमने तो कभी सुना नहीं, हमने तो सिर्फ टेंसेस, वॉइस ये सब सुना था। फाइन, आपने वो सब सुना था, इतना डेप्थ में नहीं जाने वाले। जो चीज़ें आपने सुनी है बस हम वहीं पे रहेंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाने वाले। हमने अभी वर्ड्स करे कि वर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। वर्ड्स और सेंटेंसेस दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वर्ड्स क्या है, इफ़ यू हैव टू स्टडी वर्ड्स, वर्ड्स के लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा ग्रामर में। वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं क्या नहीं, इसको आगे कवर करते हैं। पहले ये देख लें, ये हमें क्या करना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो आपने बहुत फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरे ख्याल से करा होगा, लेकिन अब कुछ भी याद नहीं है, सब वॉश आउट हो चुका है। इसे रिवाइज करेंगे। और क्या करना है हमें, सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस की टाइप्स, किस किस तरह के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि सेंटेंसेस होते कितने टाइप के हैं। आइल्स में अगर आप राइटिंग टास्क के ऊपर फोकस करो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पोर्शन आता है जहाँ पे आपको ग्रामर, रेंज, एक्यूरेसी या फिर कोहेजन एंड कोहेरेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, लेक्सिकल रिसोर्सेज भी होता है। लेक्सिकल रिसोर्सेज में वोकैबुलरी, वर्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। सेंटेंसेस में जब आप ग्रामर, रेंज, एक्यूरेसी पे आओगे तो वहाँ पे ये नहीं देखते कि आपके टेंसेस सही हैं या आपके ग्रामर सही लगाई है कि नहीं, आप टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो भी हम स्टडी करेंगे, सेंटेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं। टेंसेस ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, इसके बिना हम आगे नहीं चल सकते, सिंपल सेंटेंसेस के साथ ही रहेंगे सिर्फ। तो टेंसेस आर हाईली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ गया हमारा वॉइस। वॉइस में क्या होता है, एक्टिव, पैसिव, जो आपने सुना होगा शायद इसका ये नाम पता हो, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस हैं। देन यू हैव मॉडल्स। इसके अलावा कुछ और पढ़ सकते हैं हम? नहीं, दैट इज इट, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, सिर्फ यही है, टेंसेस, वॉइस एंड मॉडल्स। दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस वन। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
4th एंड 5th। वैसे ये हमारे 5 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करना है। इसके अलावा ग्रामर में क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, नरेशन होता है, डिटर्मिनर्स होते हैं, देन उसके आगे पार्ट्स आ जाते हैं। सो व्हाट वी नीड टू स्टडी, वी हैव 1 2 3 4 एंड 5। बेसिकली ये 5 ही टॉपिक्स हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, उसे मैंने नंबर्स में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर हम कवर करेंगे, लेकिन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो पार्ट नहीं है। 6 दे देते हैं फिर भी उसे, दैट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से हैं, ए एंड द, दीज आर द 3 आर्टिकल्स। सो दीज आर द 6 टॉपिक्स विच वी नीड टू कवर। 6 टॉपिक्स, आगे सब डिवाइडेड क्या है वो बाद में देखते हैं, लेकिन इतना सा ही पोर्शन आपकी जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है 1 साल से कर रहे हैं जी और इतने सारे एग्जाम्स दे दिए, वो सारी प्रॉब्लम अगर आप ये 5 टॉपिक थोड़े से कवर अप कर लोगे, यू विल सी द डिफरेंस, ड्रास्टिक डिफरेंस इन योर राइटिंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इन योर रीडिंग्स एंड इन इंग्लिश। कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप आज का एग्जाम नहीं भी दे रहे, तब भी आप डिफरेंसेस देख लोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रामर जो भी हम पोर्शन करेंगे वो प्रैक्टिस है। अगर आप उसे लर्न करने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, जैसे टेंसेस के रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, वॉइस की रूल्स याद करने पड़ेंगे, मॉडल्स के थोड़े बहुत आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। रूल्स याद ही करने पड़ेंगे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये मत सोचो कि क्लास में समझा दिया और बाद में हमें तो टेंसेस आज ही आ जाएंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। टिप्स पे याद होना चाहिए, रूल्स। उसके बाद पार्ट बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट टफ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर देख लें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, 8 टॉपिक्स मैंने अभी बोले हैं। कौन कौन से हैं, जूनियर क्लास में वापस जाएं तो क्या था, नाउन, प्रोनाउन, देन यू हैव एडजेक्टिव, verb, adverb, conjunction, मैं यहाँ लिख देती हूँ, interjection, preposition। सो दिस बेसिकली दीज आर द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने सीक्वेंस थोड़ा बहुत ऊपर कर दिया, वो देख लेंगे जब हम डिटेल में करेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास कहीं भी पढ़े होंगे, और वहाँ पे हमें टीचर्स ने बड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया था। अगर इसकी हिंदी देखें तो क्या है, हिंदी इस नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा, प्रनाम को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। ऐसे ही एडजेक्टिव्स, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, योजक, प्रेपोजिशन। सो ये हिंदी, अगर हिंदी देखें तो बड़ी सिंपल है, लेकिन हमें हिंदी कौन सा भी याद है। सो इनके मीनिंग्स पे ना जाके ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो बेसिकली हमारे पास क्या सिलेबस है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें कवर करने हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टेंसेस, वॉइस, मॉडल्स एंड आर्टिकल्स। एक बार इसे नोट कर लो ताकि आपको याद रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं।